दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारे एम्पायर्स के बारे में सुना होगा, बहुत सारी सल्तनत के बारे में सुना होगा। जैसे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो मुग़ल सल्तनत, जिसने बहुत लंबे समय तक हिंदुस्तान पर राज किया। ऐसे ही आते ही रोमन एम्पायर आता है, ऐसे ही मंगोल एम्पायर आता है, ऐसे ही ब्रिटिश एम्पायर आता है। तो एक ऐसा ही एम्पायर है ओटोमन एम्पायर, जिसको उर्दू में सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है। तो क्या इसका रीज़न रहा एकदम डाउनफॉल का, कैसे ये ऊपर गए और क्या इनका टाइम पीरियड रहा, तो आज बात करेंगे हम ओटोमन एम्पायर की। मेरा नाम है ज़ुबैर, आप देख रहे हैं फैक्ट फॉर एक्ट। तो ओटोमन एम्पायर की शुरुआत होती है अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी से। आपने ये सीरियल भी देखा होगा, तुर्की ड्रामा है जो बहुत फेमस हुआ है इंडिया में, पाकिस्तान में और भी बहुत सारी जगहों पर। अर्तुगरुल गाजी तो इन्हीं के बेटे थे उस्मान गाजी, जिन्होंने ओटोमन एम्पायर की शुरुआत की थी। जब उस्मान गाजी ने सरदारी संभाली थी तो उन्होंने तभी से उनमें एक जज्बा ऐसा था कि हर चीज़ को जीतना, हर चीज़ पे मतलब वो एक तरीके से इस्लाम के लिए यानी कि अपने धर्म के लिए वो लड़ते और मरते थे, उसी के लिए वो काम करते थे। और उन्हीं ने इसकी शुरुआत 1299 में की थी। ओटोमन एम्पायर की शुरुआत उन्हीं उन्हीं के नाम पर इसको सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है। बताया जाता है कि इसमें 3 महाद्वीप आते थे, यानी कि 3 बर्रे आज़म पर ओटोमन एम्पायर की हुकूमत थी। यूरोप उसमें आता था, एशिया आता था और अफ्रीका। ये सभी जो 3 महाद्वीप हैं ये इसी के अंडर आते थे। और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका काफ़ी बड़ा हिस्सा ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। जैसे अरब का बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंडर आता था, और आपका ग्रीस इसके अंडर आता था। ईरान, इराक और इज़राइल जो उस टाइम फ़िलिस्तीन था वो भी इसी के अंडर आता था। तो ये बहुत बड़ा एक एरिया कवर अप करते थे। बात करते हैं इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था। तो जब ये 3 महाद्वीप मिलते थे और ओटोमन एम्पायर पर इसका राज था, तो अगर आपको ब्रिटिश एम्पायर या फिर जो यूरोप का काफ़ी बड़ा हिस्सा था वो वहाँ से आपको बिजनेस के लिए जाना है, चीन या हिंदुस्तान या इधर के एरिया में आपको आना है, तो आपको थ्रू जाना पड़ता था ओटोमन एम्पायर के, यानी कि आपको वहाँ की ज़मीन से होते हुए जाना पड़ता था, जिसके लिए आपको एक टैक्स देना पड़ता था। वो टैक्स एक व्यापारिक टैक्स आप मान लीजिए उसको कहते थे। तो ये बहुत बड़ा मेन सोर्स ऑफ इनकम था ओटोमन एम्पायर का। इससे उनको बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट होती थी। और इनके राज में ये बहुत सारे काम खुद भी करते थे। जैसे टेक्सटाइल का बहुत बड़ा काम था इनका, इनके कपड़े का। और कालीन कालीन आप कह सकते हैं तुर्कों से अच्छी कालीन शायद कोई बना नहीं सकता। तो इसका बहुत बड़ा काम था जहाँ से इनको पैसा मिलता था। तो इसी से ये इतना ऊंचे चलते चले गए कि बताते हैं 16वीं और 17वीं शताब्दी में इतना इनका एम्पायर उरूज पर था कि वो इनको देखकर और इनके जो राज्य थे उनको देखकर कि झलकता था कि हाँ बहुत पैसे वाले ये राज्य है या बहुत पैसे वाला ये एम्पायर है। तो इनके डाउनफॉल का रीज़न क्या था? डाउनफॉल का जो इनके मेन रीज़न था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि जब 1914 से 1918 में पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था, उसमें इन्होंने जर्मन का साथ दिया था। अब जर्मन में जो सेंट्रल कंट्रीज आप देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, अलाइड कंट्रीज में कितनी सारी कंट्रीज आती हैं। तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था जान और माल का, यानी कि इनको एक तरीके से बिल्कुल इनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। यहाँ तक कि इनको जर्मन से कर्ज भी लेना पड़ा और आते आते हालात इतने ख़राब हो गए थे कि एक तरीके से ये बैंकक्रप्ट हो गए। फिर जो यूरोप कंट्रीज थी उन्होंने इनसे एक ट्रीटी साइन कराई थी जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ सेवरस। उसमें क्या था, वो 1920 में इन्होंने इनसे साइन कराई गई थी। उसमें इनके कुछ हिस्से थे जिस पर यूरोप ने कब्जा कर लिया था, कुछ पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, कुछ पर रशिया ने कब्जा कर लिया था। तो इनसे वो साइन कराई गई थी कि आप ये कब्जा वापस नहीं लेंगे तो वहाँ पर हमला नहीं करेंगे। तो इन्होंने वो ट्रीटी ऑफ सेवरस साइन की थी। लेकिन उसके बाद जो यहाँ के सिविलियंस थे, जो यहाँ के देशवासी थे, वो बिल्कुल नहीं माने और वो सड़कों पर आ गए कि कोई और देश हमारे देश पर कैसे कब्जा कर सकता है। और एक युद्ध, सिविल वॉर आप कह सकते हैं, एक युद्ध शुरू हो गया जिसमें इन्होंने वापस वो हिस्से जो यूरोप, रशिया, फ्रांस ने लिए थे वापस अपने ओटोमन एम्पायर में मिला लिए थे। और ये चीज़ होते होते वक्त इतना ख़राब हो गया था, जो कंट्रीज इनके अंडर थी वो भी एक तरीके से आज़ादी चाहती थी, वो भी अपना आपको फ्रीडम चाहती थी कि हम भी अलग देश बनना चाहते हैं। यही कारण है जब ये ओटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ तब 42 देश अलग हुए थे। जी हाँ, 42 देश इस ओटोमन एम्पायर से अलग हुए थे। 1922 में एक लीडर आए थे, मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क। उन्होंने ये देखा अगर अब अलाइड कंट्रीज जो हैं उन्होंने अगर ओटोमन एम्पायर पर, हम ओटोमन एम्पायर तो बचा ही नहीं था, बहुत छोटा सा एक एरिया रह गया था उसमें, क्योंकि जो काफ़ी सारे देश उसमें से अलग हो गए थे अपनी अपनी फ्रीडम को लेकर।
उन्होंने अपना आप को अपना एक फ्री देश एक तरीके से घोषित कर दिया था। उनके जो लीडर्स थे उन्होंने ये कहा यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे उनको कि अब हम अपनी सरहदें नहीं बढ़ाएँगे, अपना यही जहाँ है वहीं तक सीमित रहेंगे और हम ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करते हैं और इसको जितना एरिया हमारे अंडर है उसको एक देश में हम घोषित करना चाहते हैं जिसको हम तुर्की का नाम देंगे। तो ये उन्होंने प्रस्ताव रखा। तो 1922 में यूरोपियन कंट्रीज़ ने इनसे एक ट्रीटी साइन करवाई जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ लाउज़ेन। उसमें इन्होंने कहा कि आप अपनी जो जितना आपके पास एरिया है आप उतना ही कवर रखेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ेंगे, यानी कि आप अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेंगे अब। और इसको एक देश अब करार कर दिया गया था जिसको तुर्की का नाम दिया गया। और कुछ पॉइंट्स ऐसे कहे थे उन्होंने जो आपको फॉलो करने, यानी कि तुर्की को वो पॉइंट्स फॉलो करने ही थे। जैसे कि आप तुर्की को सेक्युलर कंट्री रखेंगे, आप उसको रिपब्लिक इस्लामिक नहीं कहेंगे, क्योंकि आप रिपब्लिक इस्लामिक नहीं कह सकते उसको, यानी कि उसमें शरीयत कानून आप लागू नहीं कर सकते, वो सेक्युलर कंट्री ही रहेगी। और उन्होंने ये भी उसमें पॉइंट दिए थे कि कुछ जगह ऐसी हैं तुर्की में जहाँ से बहुत सारा तेल निकलता है, यानी कि ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल, आप वहाँ से खनन नहीं करेंगे, यानी कि आप वहाँ से ऑयल नहीं निकालेंगे। और फिर तीसरा पॉइंट, मेन पॉइंट ये था कि उसके समुद्री रास्तों पर रोक लगा दी गई थी, समुद्र से वो कोई काम नहीं करेगा, समुद्र से आना जाना कोई माल का तुर्की का नहीं हुआ। ये सब चीज़ें थी जो ट्रीटी ऑफ लाउज़ेन में साइन कराई गई थी तुर्की से। तो बात करते हैं सन 2023 आ गया है तो तुर्की से वो बैन हट जाएगा और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो तुर्की पर जो लगी हुई थी, बैन लगा हुआ था, वो सब हट जाएंगी। तो यही सब चीज़ें हैं जैसे कि वो अपना ऑयल निकाल सकता है, समुद्र की जो उसके पास बैन लगा हुआ था आने जाने का, समुद्री किनारों का, बंदरगाहों का, वो उससे हट जाएगा और अब वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है। तो आपने देखा होगा जो उसके लीडर हैं तुर्की के, तैयब अर्दोगान, वो बहुत सारे न्यूज़ में उनका दिखाया जाता है कि वो नए नए वेपन्स खरीद रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, एक तरीके से सेना को रेडी कर रहे हैं 2023 के लिए। तो उसका एक कारण हो सकता है कि वो अपना आप को एक्सपेंड करें, यानी कि उनके पास की जो कंट्रीज़ हैं जो उनसे छीन ली गई थी, जो उनसे एक तरीके से ले ली गई थी, वो उन पर वापस हमला कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता वो क्या करेंगे। तो ये तो पता चलेगा 2023 में जब ट्रीटी ये खत्म हो जाएगी। तो वो जब होगा, वो जो भी करेंगे उसके बारे में एक और वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा।